नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। मैं आयुष उपाध्याय। आज चर्चा करते हैं ट्रंप के द्वारा दिए गए एक बयान पे। कैसा बयान? अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, उसके रद्द होने का बयान। और ये सीज फायर तो रद्द होना ही था। क्यों? आगे चर्चा करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो टसल है, इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण जानने की कोशिश करेंगे। ईरान और इजराइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैश्विक पर क्या नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ये जानेंगे। भारत पर क्या प्रभाव है और आगे क्या करना चाहिए, इन सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। सबसे पहले चर्चा क्या है? चर्चा ये है, अभी अंकारा जो तुर्की की राजधानी है, वहां पे नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो 7 से 8 जुलाई के बीच में हो रहा है। और नाटो में 32 देश हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। क्यों? उसी में अमेरिका राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। इनसे पत्रकार ने पूछा ये जो शांति वार्ता हुई थी, क्योंकि अभी एक सप्ताह पहले ईरान ने कुछ जहाजों पर आक्रमण किए, जिसकी वजह से पत्रकार ने इनसे पूछा, तो ट्रंप जी का बयान आया कि जो ईरान के साथ जो हमारा समझौता हुआ था वो रद्द मान लीजिए। वो समझौता ईरान ने तोड़ दिया है आक्रमण करके, उसको रद्द मान लीजिए। उसी के बारे में चर्चा है। लेकिन नाटो का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक सैन्य सामूहिक सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक घटना क्या है, जो मैंने अभी आपको एक ब्रीफ बताया, अब उसको एक हम लोग एक्सपेंड करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक 3-4 दिन पहले ईरान ने हॉर्मूज जो है, अभी आगे मैप में दिखाऊंगा सब, कतर, यूएई और सऊदी अरब, ये दोनों यूएसए के अच्छे एलाई हैं। इनके जो वाणिज्यिक जहाज हैं, इनके ऊपर मिसाइल से हमला किया। क्यों किया? ईरान का कहना है कि हॉर्मूज जल संधि से हमने जो रास्ता बताया है, आप उस रास्ते से ना जाकर आप कोई दूसरा रास्ता पकड़ ले रहे हैं, अपने जहाज को लेके जा रहे हैं, तो हमने आपको रोका, आप नहीं रुके, हमने मिसाइल दागी, उसमें मेरा क्या कसूर? बदले में अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका को मौका चाहिए, बस अमेरिका को मौका मिला, उसने इनके बंदर अब्बास पोर्ट, इनका केशम द्वीप, इनका सिरे और खर्ग क्षेत्र पर बमबाजी करना शुरू कर दी अपने सेंट्रल कमांड एरिया से। इनका सेंट्रल कमांड एरिया कहां है? कतर में। परिणाम, डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में कहा कि सीज फायर प्रभावी रूप से समाप्त हो चुका है। यही आज चर्चा का विषय है। आइए इसको जानते हैं। मैप में देख लेते हैं। ये सब जो आइलैंड आए हैं, जो टापू आए हैं, जो बंदरगाह आए, ये लोग कहाँ हैं? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये है सिरिक आइलैंड, ईरान का। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। इसी को लेके आज पूरी दुनिया परेशान है। ये है फारस की खाड़ी, ये है कतर, ये है सऊदी अरब, ये है यूएई, ये है ओमान। ठीक है, ये है ईरान का दक्षिण तट, ये है पूरा ईरान। देखिए, ईरान का दक्षिण में ये है बंदर अब्बास पोर्ट, इसी पर आक्रमण हुआ है। बंदर अब्बास पोर्ट किसका है? ईरान का है, ये इंपॉर्टेंट है। सिरिक आइलैंड किसका है? ईरान का है। ठीक है, अब देखिए, केशम द्वीप ये है केशम द्वीप ईरान का, और ये है खर्ग आइलैंड, ये है। देखिए, इनकी लोकेशन एक बार गौर करके देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये है सिरिक। सारा युद्ध का क्षेत्र क्या बना हुआ है? ये बना है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास कौन कौन से द्वीप है? सिरिक आइलैंड है, केशम द्वीप है, खर्ग है। ठीक है, इन्हीं जगह पर आक्रमण किया गया है। क्यों इन पे आक्रमण किया गया है? क्योंकि ये जो आपका ईरान है, ये इस पे जो कंट्रोल कर पा रहा है ना, इन्हीं क्षेत्रों को जैसे कर पा रहा है, क्योंकि यहां पे इसने अपने सैनिक उतारे हैं, अपनी नेवी उतारी है पास में, यहीं से इस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, निगरानी कर पा रहे हैं। जो भी मिसाइल दागी जा रही है, यहीं से इन्हीं क्षेत्र से दागी जा रही है। तो जो आपका यूएसए है, वो इन्हीं क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा है। बीच में आपने सुना होगा कि यूएसए ईरान की धरती पर अपने सैनिक उतारने की बात कर रहा है, तो वो ईरान के मेन लैंड पे ना उतारता, मेन लैंड पे वो कभी उतार ही नहीं सकता, कि वो सारा मुद्दा यही चाहता है कि ये जो फारस की खाड़ी में जो स्टेट हॉर्मूज है, ये सही हो जाए,
वो अपना सैनिक सिर्फ और सिर्फ इसी सिरिक आइलैंड पे ही उतारना चाह रहा था। सिरिक को, उनका कहना था ट्रंप का कि मैं सिरिक आइलैंड को अपने कब्जे में ले लूंगा क्योंकि ये मेन लैंड से कटा हुआ है, ठीक है ना, खर्ग आइलैंड को भी, सिरिक आइलैंड को भी, इसको ले लूंगा तो ईरान कंट्रोल में आ जाएगा, ये कहने का सेंस था उनका, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट द्वीप को ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये देख लीजिएगा कि ओमान के पास है ये खर्ग आइलैंड, लेकिन ये है ईरान का, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए, जिस संधि के उल्लंघन की बात हो रही है वो संधि थी क्या, ठीक है ना। अब वो संधि क्यों खत्म होनी थी उसके बारे में ये हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वो संधि करवाई थी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान अगर कोई संधि करा दे तो वो खत्म होनी ही होनी है। तो होनी है क्योंकि पाकिस्तान इस समय सिर्फ यूएसए की चाटुकारिता ही कर रहा है, ठीक है ना। आइए बताते हैं। ये 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में क्या घटना घटी थी कि सबसे पहले पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका से और ईरान से बैक चैनल कूटनीति से बात करी और कहा कि मैं मध्यस्थता, मैं खुद ही, मतलब कि पाकिस्तान खुद ही आगे आके बोल रहा है कि मैं मध्यस्थता कराना चाहता हूं, ठीक है ना। और इन दोनों ने बात मानी, कहा कि चलिए ठीक है, बैठते हैं, बैठकर बात करते हैं, क्या ही हो जाएगा। तो ये लोग बैठे 8 अप्रैल को, ठीक है ना। 8 अप्रैल 2 सप्ताह का अस्थायी युद्ध विराम लागू किया गया और इसकी औपचारिक घोषणा करने के लिए 11-12 तारीख को इस्लामाबाद में एक मुलाकात रखी गई। इस्लामाबाद में मुलाकात, और यूएसए की तरफ से जेडी वेंस ने उसका नेतृत्व किया था और ईरान की तरफ से अब्बास अराघाची ने इसका नेतृत्व किया था। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं, अराघाची विदेश मंत्री हैं। इन दोनों ने अपने डेलीगेशन का नेतृत्व किया और 21 घंटे वार्ता चली, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, आइए देखिए। अमेरिका की कुछ मांगे ऐसी थी, यूरेनियम इनरिचमेंट पर कड़ी सीमा रखने के लिए। एक शब्द आ रहा है इसमें, इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट, ये क्या है। देखिए, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है ना। और यूरेनियम से 2 चीज होता है, एक बिजली का उत्पादन होता है और दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, ठीक है ना। और यूरेनियम से दोनों काम होता है, लेकिन सारा खेल इसमें होता है इनरिचमेंट का। इनरिचमेंट मतलब होता है जैसे एक पत्थर आप लिए, पत्थर को आप घिस रहे हैं, आप पत्थर को थोड़ा घिसेंगे उसका थोड़ा रूप बदलेगा, तो आप उससे कुछ और कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसी पत्थर को आप और ज्यादा घिसिए, बहुत लंबा घिसिए, लगभग उसको 90% उसकी पूरी परत आप उतार दीजिए, तो उसके अंदर का भाग जो निकल के आएगा एकदम चिकना हो जाएगा, वो देखने में और अच्छा लगेगा। तब आप उसको एज अ सजावटी सामान के लिए रख सकते हैं, उसको किसी भी चीज के लिए उसका उपयोग और अच्छे काम के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही आपका यूरेनियम है, यूरेनियम को अगर आप 10-20% आप जैसे घिस रहे हैं, एक मोटा मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये वो साइंटिफिक चीजें हैं, आराम सरल भाषा में, अगर आप यूरेनियम को घिस रहे हैं 10% 20%, तब उसका उपयोग बिजली बनाने में हो सकता है। वही यूरेनियम अगर 90% तक अगर घिस जाए, उसका अगर इनरिच हो जाए, संवर्धन हो जाए, तब उससे हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है अमेरिका कि आप यूरेनियम इनरिचमेंट पर कड़ी सीमा लगाई जाए। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि ईरान ने इस वक्त 60% तक अपने यूरेनियम को इनरिच कर चुका है और 30% और करना है तो वो बम बना सकता है। सारा इंजीनियरिंग बम बनाने में इनरिचमेंट में होती है, उसके बाद की जो चीजें होती हैं वो बहुत ही टफ नहीं होती है, सारा खेल इसी में इंजीन लगता है। और यही 60% तक पहुंच गया, इसीलिए इजराइल और अमेरिका परेशान है कि कभी भी ईरान पहुंच सकता है और कभी भी धमाका कर सकता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हो रहा है। परमाणु कार्यक्रम पर सख्ती, वही चीज जो बताया मैंने अभी। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित नौवाहन, क्षेत्रीय मलेशिया समूहों का समर्थन में कमी। देखिए, ये जो नीचे के जो 3 हैं ये तो मान लेगा ईरान, पर ऊपर का 2 चीज है ना, ये ईरान कहीं मानने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप का कहना था आपने जितना भी यूरेनियम अभी तक आपने इनरिच किया है उसको आप यूएसए को लौटा दीजिए, हम आपको बताएंगे कि कौन कितना आप करिए इनरिच, आप बिजली उत्पादन करिए। तो वही ईरान बोल रहा है हम संप्रभु देश हैं, आप संधि करने आए हैं, हमारी भी तो बात मानिए, हम कैसे आपको अपनी हम यूरेनियम दे दें आपको, हम क्या बात करते हैं। वही ये कहा। और ईरान ने क्या मांगा, आर्थिक प्रतिबंध हटाया जाए। देखिए, डॉलर विदेशी मुद्रा है,
डॉलर क्यों मजबूत है इसमें अभी आगे चर्चा करेंगे। तो डॉलर में ट्रेड ईरान कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। एक होता है स्विफ्ट चैनल। स्विफ्ट क्या होता है, एक जितनी भी बैंक होती है उनकी वैश्विक स्तर पर एक चैनल होता है, उसे बोलते हैं स्विफ्ट चैनल। तो उस स्विफ्ट चैनल से उसको अमेरिका, यूरोपीय कंट्रीज उसे कंट्रोल करती है। तो उससे ईरान को बाहर कर दिए, तो उससे क्या है कि ये अपना ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो वही कह रहा है कि हमें प्रतिबंध हटाइए, और ईरान के कुछ पैसे अमेरिका जमा करके उसे अपने कब्जे में कर लिया है, उसकी वापसी मांग रहा है। और परमाणु कार्यक्रम का शांतिपूर्ण अधिकार स्वीकार हो रहा है, लेकिन ये शांतिपूर्ण कहां कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमको लौटा दीजिए, वही ये मांग कर रहा है, ठीक है। और सैन्य दबाव और धमकियां समाप्त हो, आइए, ये डिमांड है। फिर इसी वजह से वो लागू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद दूसरा प्रयास किया गया। दूसरा प्रयास जून में किया गया पाकिस्तान और कतर के द्वारा। वो मीटिंग कहां हुई, स्विट्जरलैंड में। वो मीटिंग स्विट्जरलैंड में हुई और इसमें पाकिस्तान ने 14 बिंदु इस्लामाबाद एमओयू पर सहमति बन गई। इसमें सहमति बन गई, ठीक है ना। बिंदु क्या थे इसमें, युद्ध विराम जारी रखा जाए, ये बात बनी। हॉर्मुज खोला जाए, ये बात बनी। तकनीकी परमाणु वार्ता जारी रखना, मतलब कि यूएसए ने जो डिमांड की थी उसको ईरान माना नहीं है, ना ही ईरान की बात यूएसए माना है, लेकिन वार्ता जारी रहनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात हुई थी। और 60 दिनों में अंतिम समझौता रोड मैप तैयार करना। 60 दिनों में, देखिए जून में हुआ था, 60 दिन मतलब अगस्त, लेकिन बीच में ही आज है 9 जुलाई, आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब उसका उल्लंघन हो चुका है। तो ये रोड मैप जो बनाना था, ये बात कट गई। यही ट्रंप ने बोला है कि अब ये संधि खत्म है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया वो एक फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया है, वही चीज है इसमें। अप्रैल में वार्ता क्यों फेल हो गई, जून में क्या हुआ, जुलाई में समझौता क्यों टूट गया, आज का मुद्दा, ठीक है। इस्लामाबाद शांति वार्ता क्या है, 21 अप्रैल को क्या हुआ, मई को क्या हुआ, जून को, वही पूरा इसमें फ्लो चार्ट है, ये देख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। आइए, अमेरिका ईरान तनाव के, देखिए हाँ, अब थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजों का वर्णन कर ले कि क्यों इतना तनाव हुआ है, ठीक है ना। इसका तनाव स्टार्ट हुआ था 1953 से। अगर 1953 से भी थोड़ा पीछे जाए, थोड़ा मैं बता रहा हूँ, सुनिए। सारा खेल है, जो कि एक मैप खोल लूँ वर्ल्ड मिडिल ईस्ट का, तब मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक, हाँ, ये है मिडिल ईस्ट, ये है आपका मिडिल ईस्ट, सॉरी ये ईरान से लेकर ये आपका है मिडिल ईस्ट, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे ये पूरे क्षेत्र में क्रूड ऑयल खूब पाया जाता है, ठीक है ना। इनके पास क्रूड ऑयल ना होता, इन लोगों के पास तकनीक नहीं है, ये लोग तेल खत्म खेल खत्म वाले हैं ये लोग। इन लोगों के पास क्रूड ऑयल है, इसीलिए इन लोगों के पास इतना पैसा आ चुका है, इतना व्यापार हो रहा है, इसीलिए इनकी पूछ है। तो आज से पहले इन लोगों के पास तेल तो था, पर इनको उस तेल को निकालने के लिए तकनीक नहीं पता थी, और तकनीक इनके पास थी यूरोपीय देशों के पास, और सबसे बड़ा क्या था, इंग्लैंड, ठीक है, इनके पास इसकी तकनीक थी। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इनसे बात किया, ईरान से कहा एक काम करिए, आपके तेल की खोज हम किए हैं, क्यों ना हम अपनी तकनीक से आपसे क्रूड ऑयल निकालें, हम उसको बेचे, उसका व्यापार करें, और उसमें से आप कुछ अपना रॉयल्टी ले लीजिएगा, कट ले लीजिएगा। ईरान ने बोला सही बात है भाई, बिना बैठे बैठे हमको पैसा मिल रहा है, आप व्यापार करिए, मुझे पैसा दीजिए, हम लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे विश्व में हमारा तेल बिकेगा। ईरान बोला ठीक है। तो ब्रिटेन ने यहाँ पे कंपनी खोली, ब्रिटेन की, अपना व्यापार कर रहा था। फिर हो गया वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन पड़ गया कमजोर, इनको समर्थन लेना पड़ा यूएसए से। उस समय दो गुट बन गया, यूएसए और यूएसएसआर बन गया, ठीक है। तो यूएसए ने देखा कि रूस इधर नीचे बढ़ रहा है, ठीक है ना, यहां तक उसका पूरा आ गया था। यूएसएसआर सोचा कि ईरान पे वो अपना आइडियोलॉजी ना थोप दे, तो यूएसए ने ब्रिटेन से बात करके ईरान में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। जब तक ब्रिटेन था तो इनकी गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरफेयर वो नहीं करते थे। यूएसए ने ईरान की गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ईरान बौखला गया। और 1953 में क्या किया उसने, ये देखिए, अब आ जाइए ऊपर। 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री ईरान के
मोहम्मद मोगादेश, इन्होंने क्रूड ऑयल को उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। जब राष्ट्रीयकरण कर दिया तो ये ब्रिटेन और अमेरिका को अपना बोरी बिस्तर बांध के अपने देश जाना पड़ा। तो बाद में यूएसए को लगा कि ये कैसे हुई है, तो यूएसए ने क्या किया, वही जो आज भी करता तब भी करता है, तख्ता पलट कराने की कोशिश की अपने सीआईए के द्वारा, और तख्ता पलट करा के उन्होंने किसको बैठा दिया, शाह को बैठा दिया। ठीक है, एक शाह है, शाह को बैठा दिया। तो शाह जो था ये पूरा सा यूरोपियों का और यूएसए का पपट था, और उसने क्या किया, पूरा यूरोपियन कल्चर, पूरा अपना वेस्टर्न कल्चर फैला दिया अमेरिका, सॉरी यहाँ पे ईरान में। ईरान एक इस्लामिक देश है, लग ही नहीं रहा था इस्लामिक देश है। पढ़ाई पूरी उसकी इंग्लिश कर दी, उसमें वेस्टर्न कल्चर के कपड़े उसने अलाउ कर दिए, एकदम पार्टी करिए, जो आप लोग करना है पूरा करिए, डिस्को करिए, पूरा एकदम से वेस्टर्न कल्चर पूरा अप्लाई कर दिया। और वहां का राजा बन बैठा, मोनार्किज्म लेकर आ गया। ठीक है, फिर लेकिन पीछे ही वहां के एक नेता है, इस्लामिक नेता आयतुल्ला खमैनी। आयतुल्ला खमैनी जो है वो लोगों को इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए प्रेरित करते थे। 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन हुआ, शाह को सत्ता से हटाया गया, इस्लामिक गणराज्य बना, और अमेरिकी दूतावास में बंधक संकट ने दोनों देशों के लिए संबंध तोड़ दिए। देखिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, आयतुल्ला खमैनी ने इस्लामिक गणराज्य ईरान की स्थापना की, तो शाह ने कैंसर का बहाना लेकर यूएसए गए, यूएसए उनको भागना पड़ा। और जब यूएसए ने शाह को शरण दी तो ईरान का जो लोग थे, ईरान की जनता, उन भड़क गई, कही कि आप हमारे दुश्मन को शरण कैसे दे सकते हैं, आप उनको लौटाइए, शाह को हमको दीजिए। ठीक है, लेकिन यूएसए देने से मना कर दिया। तो ईरान के स्टूडेंट्स ने क्या किया, अमेरिकी दूतावास को कैद कर लिया, वहां के लोगों को कैद कर लिया, कम से कम 53 अमेरिकन को कैद करके उनको बंदी बना लिया, और एक बार्गेनिंग चिप्स के रूप में शाह की डिमांड करने लगे। लेकिन यूएसए नहीं दिया। यूएसए ने बदले में क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया, उसने चलाया ईगल क्लॉ। ईगल क्लॉ एक ऑपरेशन चलाया, जो एक सैनिक ऑपरेशन था अपने लोगों को छुड़वाने के लिए। लेकिन यूएसए फेल हो गया। यूएसए का ये ऑपरेशन पूरी तरीके से फेल हो गया। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे निक्सन। समझिए, उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। जिमी कार्टर राष्ट्रपति था, और उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये बंदी बना लिए गए उनके लोगों को ईरान में रेवोल्यूशन हो गया, उनका राजा हट गया शाह, और उनका ऑपरेशन फेल हो गया। और किस्मत देखिए, उसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी हो रहा था। तो इसी ईरान की वजह से जिमी कार्टर को अपना चुनाव हारना पड़ा। सोचिए, ईरान पहली बार नहीं अमेरिका को परेशान कर रहा है, ईरान इस्लामिक देश बनने से ही अमेरिका को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो कम से कम 1.5 साल तक लोग बंदी बने रहे, और फिर एक नए राष्ट्रपति आए, रोनाल्ड रीगन के समय वार्तालाप करके उनको छुड़वाया गया, तब जाके ईरान और अमेरिका में थोड़ी शांति आई। लेकिन फिर रोनाल्ड रीगन ने लगा ऐसे काम नहीं होगा, उन्होंने क्या किया है कि पड़ोसी को भड़काया। पड़ोसी बोले तो इराक से कहा, उसमें इराक में तानाशाह था सद्दाम हुसैन से कहा, देख भाई, तुम हो सुन्नी, ये है सिया, सुन्नी सिया की लड़ाई लगवाया अमेरिका उस समय। ठीक है ना, क्योंकि जो ये आयतुल्ला खमैनी है वो बयान देते थे जितने भी इस्लामिक देश हैं उसमें से तानाशाह खत्म होना चाहिए, वहां की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। तो ये एक बयान दिया करते थे। तो सद्दाम हुसैन के दिमाग में था कि अगर ये मेरे पड़ोस में ही अगर यहाँ की जनता भड़की तो हमको भी निकाल देगी। तो इसका फायदा अमेरिका उठाया। अमेरिका ने भड़काया ये सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन ने आक्रमण किया 1980 में। वो 8 साल तक लड़ाई चली, लेकिन उसमें सद्दाम हुसैन को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ईरान उसमें भी जीत गया, तो वहां भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। इतना होने के बाद ईरान को तबाह नहीं कर पाया यूएसए। तो यूएसए को लगा कि अब मैं इनके ऊपर सैनिक कार्रवाई और प्रॉक्सी वॉर करके मैं कुछ नहीं कर सकता, अब एक कूटनीति का सहारा लेते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 2002 के आसपास इन्होंने ये अफवाह फैलाना शुरू करी। इन्होंने ये बात रखी कि ये आपका ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो वैश्विक स्तर पर बातचीत होना शुरू हुई, इनके ऊपर दबाव बढ़ा, फिर वार्तालाप करने के लिए दोनों के बीच में बातचीत हुई। फिर 2015 में बराक ओबामा ने एक समझौता किया ईरान और यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में,
तब जाके वो जो समझौता था, वो समझौता ऐतिहासिक समझौता था, और उस समझौते के क्या नाम था? JCPOA, जो था ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता, 2015 में हुआ था। समझिए, इतना बड़ा मुद्दा चला आ रहा था, उसका शांतिपूर्ण तरीके से हल कब निकला? 15 में। और इसी की वजह से बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया। अब बराक ओबामा क्यों शांति का पुरस्कार दिया गया? इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने 2015 में आके सॉल्व किया इस। लेकिन फिर आते हैं ट्रंप महोदय आते हैं, पहले वाले ट्रंप, अभी वाले नहीं, पहला कार्यकाल। उन्होंने 18 में क्या किया? JCPO से अमेरिका को बाहर निकाल दिया, और JCPO से जैसे ही अमेरिका बाहर निकला, फिर से वही तनाव खिंच गया, और तनाव खिंचने में इन्होंने क्या किया? कासिम सुलेमानी को 2020 में ड्रोन से मार दिया गया, अमेरिका ने मार दिया। और सुलेमानी कौन थे? उनके सैनिक अध्यक्ष थे, सैन्य अध्यक्ष थे। तो इससे तनाव और बढ़ गया। फिर उसके बाद अयातुल्ला अली खमैनी को भी अभी मार दिया गया। अभी उन्हीं का जो फ्यूनरल हो रहा था, उसी में ही आक्रमण हो गया। अभी कल ही उनका फ्यूनरल हो रहा था, तब से फिर तनाव हो गया। वही अयातुल्ला खमैनी 1979 वाले, उन्हीं को मारा गया था। ठीक है ना, ये पूरी उनका इतिहास है। तो उसके बाद फिर अभी क्या? परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, पश्चिमी एशिया के संघर्ष को लेकर तनाव फिर से आ गया, और कई दौरे सैनिक कार्रवाई वार्ताएं होती रही। वही जो आज वर्तमान की स्थिति, फिर यहाँ पे आ गई। ये पूरा उसका टाइमलाइन है। वही पूरा मैंने फ्लो चार्ट बना दिया, इसमें से देख लीजिएगा। एक मैं शब्द डिस्कस करना चाहता हूं, पेट्रो डॉलर क्या होता है। देखिए, पेट्रो डॉलर जो होता है, इसी की यहीं से डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ। देखिए, 1971 में क्रूड ऑयल संकट आया था। तो क्रूड ऑयल संकट का फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका के उस समय के सलाहकार थे उनके राष्ट्रपति के हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। वैश्विक स्तर पर आज जो भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं हेनरी किसिंजर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हेनरी किसिंजर का एक बहुत बढ़िया कोट है, जो आज अमेरिका पे लागू भी होता है। इन्होंने कहा कि अमेरिका का ना कोई दोस्त है, ना ही कोई दुश्मन। उसी को पूरा फॉलो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना। ये जो हेनरी किसिंजर थे, ये रोनाल्ड रेगन के सलाहकार थे और विदेश मंत्री भी थे। इन्होंने क्या किया कि जो क्रूड ऑयल संकट आया था, क्रूड ऑयल संकट क्यों आया था? इजराइल अरब वॉर की वजह से, वो अलग टॉपिक है। क्रूड ऑयल संकट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुप्त रूप से बात किया सऊदी अरब से। सऊदी अरब से कहा, क्यों ना तुम एक काम करो, क्योंकि उस समय सऊदी अरब ज्यादा तेल बेचता था, क्यों ना तुम एक काम करो, जो भी तुमसे तेल खरीदने आए, तुम उनसे बोलो कि मैं डॉलर में ही तुम्हारा ट्रेड लूंगा, तुम डॉलर एक्सेप्ट करो। मजबूरी का फायदा उठाए। तो उससे क्या हुआ? डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। कई देश डॉलर में ट्रेड करने के लिए डॉलर को कलेक्ट करना शुरू किए। समझ रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा खेल हुआ। उसी को, और उसी से डॉलर से ही पेट्रोल लेना है, तो इसीलिए कहा गया पेट्रोल का पेट्रो और डॉलर, ठीक है, इसी को मिला के बना देते हैं हम लोग पेट्रो डॉलर। यही है पेट्रो डॉलर का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि पूरे विश्व में डॉलर की डिमांड बढ़ गई और डॉलर एक मजबूत करेंसी बन गई। जब पेट्रोल डॉलर से खरीदा जाने लगा तो लोग फॉरेक्स रिजर्व के रूप में डॉलर को एकत्रित करना शुरू कर दिए, और डॉलर की वजह से और भी सारी ट्रेड फिर डॉलर में होने लगे। इससे डॉलर मजबूत हो गया और सबकी वैल्यू गिर गई। इसके पहले 1971 के पहले क्या था कि डॉलर को सोने से जोड़ दिया गया था, लेकिन फिर ये जो अब रोनाल्ड रेगन थे, इन्होंने एक निर्णय निकाला, सोना और डॉलर को हटा के डॉलर को एक कागज का टुकड़ा करेंसी बना के उसको पेट्रोल से जोड़ दिया, और पेट्रोल में पूरा व्यापार करने लगे और डॉलर मजबूत हो गया। इसी का फायदा इन्होंने उठाया रोनाल्ड रेगन ने। और आज तक, जब तक डॉलर का कोई अल्टरनेट नहीं आता, अमेरिका का कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसका डॉलर मजबूत है, अमेरिका मजबूत है। इसीलिए डे डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट रूस और चाइना निकाल के ले आ रहे हैं। और हाँ, इसी में एक और बात, युआन जो निकल रहा है यूएस चीन का, वो डील डॉलराइजेशन का एक अल्टरनेट निकल के आ रहा है। इसीलिए यूएसए परेशान है। और ब्रिक्स देशों की जो करेंसी निकल रही है, बातचीत चल रही है, उससे भी यूएसए परेशान है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स करेंसी की एक बात हो रही है। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट है पेट्रो डॉलर का। ओके, यही सब इसमें लिखा है। बाइए
इजराइल और ईरान के तनाव के बीच क्या है, इसका थोड़ा संक्षिप्त किया जाए। देखिए, कभी भी जब भी अरब इजराइल का वॉर हुआ तो उसमें ईरान कभी आया नहीं है खुल के। ईरान हमेशा प्रॉक्सी वॉर किया है, ठीक है ना, क्योंकि ईरान एक है शिया मुसलमान देश। और जब आयतुल्लाह खमीनी अपना विद्रोह कर रहे थे, जब आयतुल्लाह खमीनी अपना विद्रोह को जन्म दे रहे थे, तो वो इजराइल के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे, क्योंकि इजराइल एक है यहूदी देश। तो यहूदी और मुस्लिम के बीच में एक धार्मिक कट्टरता चली आ रही। तो इसी वजह से ईरान अपने आप को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है, ठीक है ना। तो जब 1948 से 79 के बीच में जब शाह गवर्नमेंट थी, तो इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता तो नहीं दी गई थी, मान्यता नहीं, क्योंकि ईरान तो इस्लामिक था ही, इजराइल को मान्यता नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं बैक चैनल टॉक होती थी। लेकिन जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया, तब से शाह के सत्ता से हटते ही नई सरकार ने इजराइल को अपना शत्रु घोषित कर दिया, ऑफिशियल शत्रु घोषित कर दिया, ठीक है ना। इसी वजह से फिर इजराइल के ऊपर दिक्कत मंडराना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, 1980 के 90 के दशक में क्या हुआ, ईरान ने इजराइल विरोधी संगठन जैसे हिजबुल्लाह, बाद में हमास। हिजबुल्लाह कहां वर्क कर रहा था, लेबनान में। लेबनान में शिया लोगों का जो संगठन है उसके बोलते हैं हिजबुल्लाह, और गाजा पट्टी में जो काम करता है उसे बोलते हैं हमास। उसको ईरान सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। आइए इसको मैप में देखते हैं, ठीक है। देखिए, बाद में फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा, उसका सबसे पहला टारगेट होगा इजराइल। ये 110% है, ये सबको पता है। इसीलिए इजराइल मौका नहीं छोड़ रहा है कि अब की बार ईरान को पकड़ा गया है तो उसको अच्छे से तबाह करके ही माना जाए, ठीक है ना। ये हो रहा है। फिर सीरिया गृह युद्ध में ईरान की मौजूदगी बढ़ी, और सीरिया का जो गोलन हाइट्स का क्षेत्र है, वहां से इजराइल के ऊपर हमले होते हैं, ठीक है। बाद में फिर 2023-24 में अभी लेटेस्ट गाजा युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़, एक ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। देखिए, हमास ने 2023 में एक ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चलाया था, क्योंकि उसी के कुछ महीने पहले इजराइल ने क्या, वहां पे एक अल अक्सा मस्जिद है जेरूसलम में, वहां पे इजराइल फोर्स घुस गई थी और बंदूक से नरसंहार किया था, लोगों को मारा पीटा था। तो उसी के बदले हमास ने अल अक्सा फ्लड चलाया था। और उस समय इजराइल में यहूदी लोगों का एक धार्मिक त्योहार था तोराह के लिए लोग अपना एंजॉय कर रहे थे। उसी में से लोगों को बंदी बना लिया गया और हमास अपने साथ उनको कैद कर लिया। और यहीं से वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका ट्रिगर पॉइंट यही है, ठीक है ना। वही इजराइल ईरान तनाव का जो उसी का फ्लो चार्ट है। आइए देखते हैं हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं इजराइल कहाँ है। देखिए, ये है आपका ईरान, ठीक है, यहाँ पे है आपका इजराइल, ये आपका इजराइल है, ये लेबनान। इसको आइए बड़े मैप में देखते हैं। ये है इजराइल का बड़ा मैप, ठीक है ना। आप ईरान को यहाँ देखिएगा, ईरान ये है, ठीक है ना, इराक है, सऊदी अरेबिया है, इधर आपका इजराइल है। देखिए, ये है आपका ईरान, ये है आपका इजराइल, ठीक है, और ये है आपका वेस्ट बैंक जो पैलेस्टीन का पार्ट है। ये है आपका गाजा पट्टी, यही पैलेस्टीन का पार्ट है, ठीक है, दोनों पैलेस्टीन का पार्ट है। इसको वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है। वेस्ट बैंक क्योंकि ये एक नदी आ रही है, इसको बोलते हैं जॉर्डन नदी। ये जॉर्डन देश अलग है, इस नदी का नाम है जॉर्डन। इस जॉर्डन नदी के वेस्टर्न साइड पे ये चीज पाई जाती है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। और नदी के किनारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैंक, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे है जेरूसलम, ठीक है। और ये है आपका गोलन हाइट्स, ये है आपका गोलन हाइट्स, ये आपका उसका पार्ट है, सीरिया का पार्ट, ठीक है ना। ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पर भी इजराइल अधिकार कर चुका है। ये है लेबनान। तो लेबनान में कौन सा काम करता है, हिजबुल्लाह, यहाँ पे हमास। तो ऊपर से हिजबुल्लाह आक्रमण करता है, यहाँ से हमास आक्रमण करता है। इनको सपोर्ट कौन करता है, ईरान। इसी वजह से ईरान प्रॉक्सी वॉर करता है इजराइल के ऊपर। इसी वजह से इजराइल और ईरान के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर की वजह से टसल चलती है। आक्रमण तो हमास ने किया था इसके ऊपर, ठीक है ना, और इजराइल ने हमास पे किया था, लेकिन करवा कौन रहा है, ईरान। इसलिए ये युद्ध ईरान और इजराइल का हो चुका है, ईरान और इजराइल का हो चुका है, ठीक है ना, इसी वजह से। ये समझ गया। अब देखिए, अमेरिका, यूरोप और इजराइल का समर्थन क्यों करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि इजराइल यहां पर है,
अमेरिका को क्या पड़ी है इसका समर्थन करने की? अगर अमेरिका समर्थन ना करता तो आज ये जो युद्ध हो रहा है ये इजराइल और ईरान के बीच का, इसमें अमेरिका क्यों कूदा? आइए, एक तो है ऐतिहासिक कारण, क्योंकि द्वितीय विश्व के बाद जो हॉलोकॉस्ट हुआ था यहूदियों का, उसको लेकर एक थोड़ी सी यूरोपियों ने उसको एक नैतिक जिम्मेदारी माना, ठीक है ना। 48 में इजराइल की स्थापना की और बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद इजराइल को एक जगह दी गई अरब क्षेत्र में, वहीं पे, और वहां पे उनको बसाया गया। इस वजह से थोड़ा सा एक ऐतिहासिक कारण है, लेकिन वो तो एक ठीक है, लेकिन एक रणनीतिक कारण भी है। इजराइल को समर्थन देकर अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। जैसे कि अगर मिडिल ईस्ट में हल्की सी भी कोई ज्यादा उठने की कोशिश करे, अमेरिका इजराइल को खड़ा करता है और इजराइल से 2-4 बम और 2-4 मिसाइल या ऐसा बयान दिलवा देता है कि वो देश शांति से बैठ जाते हैं। तो अमेरिका इजराइल का ऐसे यूज करता है, ऐसा बार्गेनिंग चिप्स यूज करता है ये मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनके पास है क्रूड ऑयल। जब तक उनके पास क्रूड ऑयल और जब तक डिमांड है तब तक अमेरिका उनको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है ना। और इसीलिए वो जो इजराइल का फायदा उठाता है कि इजराइल उसको भड़काता है, इजराइल 2-4 वाक्य बोलता है, मिसाइल छोड़ता है, वो जो है थोड़ा सा कंट्रोल किया रहता है, ये है कारण। और सैन्य और खुफिया सहयोग, इजराइल और अमेरिका के बीच में सैनिक सहयोग खूब होता है, खुफिया जानकारियां खूब होती हैं, एक दूसरे की मार्केट होता है, एक दूसरे के लोग मिसाइल्स, अमेरिका का मिसाइल्स खरीदता है अमेरिका का मिसाइल खरीदता है इजराइल, जहाज खरीदता है ना, बॉम्ब खरीदता है, ये होता है। और ईरान को संतुलित करने के लिए, अभी पूरा हम लोग इतिहास ही पढ़े, इजराइल फायदा उठाता है, इसलिए होता है। और सबसे बड़ी चीज, एक घरेलू राजनीति जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक लॉबी काम करती है यूएसए में क्या है कि लॉबी मतलब होता है घूस, वहां के राजनीतिक पार्टियों को, वहां के सांसदों को घूस दी जाती है। तो जितने यहूदी हैं ना वो लोग घूस देते हैं, जितने भी आपके ज्यूस हैं वो घूस देते हैं, उसे बोलते हैं ज्यूस लॉबी। तो उससे क्या है कि पॉलिटिकल फंडिंग होती है, इस वजह से उन लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है। और जितनी भी कंपनियां हैं अधिकतर बड़ी बड़ी यूएसए की, वो यहूदियों ने बसाया है। जैसे मेटा फेसबुक है उनका, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मार्क जुकरबर्ग एक यहूदी हैं। और एक इजराइल का पूरा यही कहना है कि यहूदी जहां भी हैं पूरे वर्ल्ड में वो इजराइल के नागरिक हैं, इसलिए कोई भी यहूदी अगर है तो उसका एक कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से इजराइल से कनेक्शन है, चाहे वो जहां भी बैठा हो, तो वो इजराइल का सपोर्ट करेगा ही करेगा। एक प्रकार से कहीं ना कहीं घरेलू राजनीति एक वर्क करती है, ठीक है। अब आइए इस पर विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। विश्व पर देखिए, विश्व पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ रहा है। एक अगर हम नकारात्मक पक्ष देख लें और सकारात्मक, क्योंकि जो आपके आलोचनात्मक प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सकारात्मक और नकारात्मक आपको दोनों बताने पड़ते हैं, ठीक है ना। नकारात्मक तो अच्छे से बता लिया जाएगा, ये मैं जान रहा हूँ 100%, पर सकारात्मक में कम टॉपिक मिलते हैं, ये मैंने भी फेस किया। तो आज इसको अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। आइए नकारात्मक पहले करके इसको हटाते हैं। नकारात्मक में क्या है, वैश्विक शांति और सुरक्षा खतरा। वैश्विक शांति चाहिए, अशांति है, देख नहीं रहे आए दिन कभी भी हमला हो रहा है। पहले यूएई, दुबई, सऊदिया, इन लोगों को लोग टूरिस्ट प्लेस मानते थे, और अब क्या है, कभी भी बम फट सकता है, भैया मत जाओ, ये दिमाग में विचारधारा आ गई है। तो वैश्विक शांति का खतरा तो है, ये दिख रहा है। दूसरा, तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि। मान के चलिए 100+ 1 लीटर तेल हो चुका है, तो तेल महंगा हो गया है जब से हॉर्मुज में ब्लॉकेज लग गया है। हॉर्मुज में टैंकर आ नहीं पा रहे हैं, सप्लाई है नहीं, डिमांड बढ़ रही है, मूल्य बढ़ रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव। भाई साहब, जब तेल आ नहीं रहा है, सब चीज, और तेल से ही सारा चीज चलता है, सब कुछ महंगाई हो रही है, खान पान महंगा हो रहा है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है, दैनिक उपभोग की चीज महंगी हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए तेल लगेगा वो भाई महंगा है, तो वो जनता से वसूला जाएगा, वो दिक्कत आ रही। और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर संकट। हाँ, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, आए दिन देखिए, अभी भारत का एक टैंकर आ रहा था, उसके ऊपर यूएसए ने हमला कर दिया, आज तक उसकी माफी नहीं मांगी उसने। और हॉर्मुज पर ईरान के द्वारा माइंस बिछा दी गई है, और वो माइंस कम से कम माइंस को खोलने के लिए कम से कम 2-2.5 साल लगेगा, उसको खोल के हटाने में, पूरा सही करने में। तो ये सुरक्षा की संकट तो पैदा हो गया है, मानवीय संकट हो ही गया है। जितने भी यहाँ पे शरणार्थी थे, भाग भाग के अपने देश जा रहे हैं। यूएई में, सऊदीया में लोग काम करने जाते थे, वो अपने देश जा रहे हैं। मानवीय संकट आ गया है, कभी भी बॉम्ब गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी कल ही की न्यूज है, ईरान ने हमला कर दिया है यूएई और सऊदीया में, जो अमेरिका के सॉरी अमेरिका के जो सैनिक क्षेत्र है वहां पर। तो ये संकट तो आ गया है। खाद्य सुरक्षा का प्रभाव पड़ा है, बताया मैंने आपको। परमाणु प्रसार का खतरा है, ईरान लगातार कह रहा है कि मैं बना कर रहूंगा परमाणु, क्योंकि ईरान जानता है ना
यूएसए को कंट्रोल करना है, सिर्फ परमाणु बम बना लो आप यूएसए कंट्रोल में। यूएसए को अच्छा बताइए, यूएसए को कंट्रोल कौन कर पा रहा सबसे अच्छे तरीके से? ना चाइना कर पा रहा है, ना रशिया कर पा रहा है, ना इंडिया कर पा रहा है, ना ईरान। इनको कर पा रहा है सिर्फ सिर्फ नॉर्थ कोरिया। क्यों कर पा रहा है? जो सनकी तानाशाह बैठा है नॉर्थ कोरिया में, किम जोंग, उसके पास खाली एक परमाणु बम है। यूएसए ज्यादा बोलता है, कह देता मैं अभी मिसाइल दाग दूंगा, समझ जाना, तो यूएसए शांत हो जाता है। उसको पता है कि उसका मैं रोक ही नहीं सकता उसको। इसी वजह से वो परेशान है कि एक और ना पैदा हो जाए कोई नॉर्थ कोरिया। यही कारण है कि यूएसए पीछे पड़ा हुआ है कि भैया मत बनाओ मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम तबाह कर दोगे। ठीक है ना, ये चीज है। और साइबर हमला तो होता ही रहता है, साइबर हमला तो होता ही है। ठीक है ना, साइबर हमला होता है और अफवाहें भी उड़ती हैं। अब आइए थोड़ा सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। रक्षा सहयोग में वृद्धि। देखिए ये थोड़ा टेक्निकल है। ये जो युद्ध हो रहा है इसका एक और अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग यूएसए इजराइल अपने हथियार का प्रदर्शन भी तो कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्या प्रदर्शन किया, ऑपरेशन सिंदूर। कल मैंने डिस्कस किया था वीडियो में। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने ब्रह्मोस का ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि इंडोनेशिया ने खरीदा कि नहीं खरीदा। तो ये युद्ध होता है ना, ये हथियार का प्रदर्शन भी, एक मार्केट क्रिएट होती है। तो एक युद्ध को इसलिए और बढ़ाया भी जाता है। अभी जो ईरान ने जो हमला किया था यूएई के उसके ऊपर, इसको चाहता तो अमेरिका छोड़ सकता था, लेकिन क्यों नहीं छोड़ा? उसको पता है कि भाई एक मार्केट क्रिएट करनी है, हमको युद्ध करना है। हमारे देश में कंपनियां हैं, उनको भी पैसा चाहिए, उनको भी धंधा चाहिए। अगर युद्ध नहीं होगा तो अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं उनके काम ठप हो जाएंगे भाई, उनका डिमांड कर जाएगा। युद्ध होता है, युद्ध होना एक इकोनॉमी के लिए सही है, एक उनका कहना है रक्षा सहयोग के लिए। ठीक है ना, ये भी है। ऊर्जा के विकल्प ढूंढा जा रहा है। जैसे कि तेल संकट उत्पन्न हो गया तो उसके अल्टरनेट में क्या हो रहा है, एथनॉल ब्लेंडिंग का उपयोग हो रहा है। E20 लागू कर दिया गया देश में। और दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है। हर घर सूर्य घर बिजली, सूर्य मित्र योजना जो शुरू की गई है अपने देश में, वो क्या है, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने की तरीके है। तो एक विकल्प की खोज की जा रही है। ठीक है ना। और तकनीकी एवं रक्षा नवाचार में वृद्धि। देखिए पहले के जो युद्ध होते थे वो आमने सामने बैटल हो उसमें होते थे, सैनिक खड़े हैं बंदूक लेकर, उधर से भी खड़े हैं, तब युद्ध हो रहा है। पर आज कैसे युद्ध हो रहा है, एक कमरे में बैठे हैं लोग, ड्रोन उड़ते हुए जा रहा है उनके देश में, वहां से ड्रोन उड़ते हुए आ रहा है, वहां से मिसाइल जा रही है, यहाँ से मिसाइल जा रही है। अब युद्ध ऐसे हो गया है। ठीक है ना, एक तकनीक के आधार पर युद्ध हो गया है। तो अब उसका प्रसार करना है, ड्रोन पे करना है, मिसाइल पे काम करना है, साइबर पे काम करना है। ठीक है ना, घर बैठे यहीं पे अपने देश से बैठे बैठे दूसरे देश में बिजली ठप कर सकते हैं हम लोग साइबर से। तो इस पे युद्ध हो रहा है। अब वो वाला युद्ध गया, बंदूक लेके जा रहे हैं मारने के लिए, फेस टू फेस बैटल हो रही है, तो इससे वर्क हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है तकनीक के आधार पर। और कूटनीति सक्रियता में वृद्धि। कभी भी देश किसी के ऊपर भी आक्रमण कर सकता है। इससे यह समझ में आता है कि विदेश नीति में कोई भी अपना सगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा होता है। ये इससे समझ में आता है कूटनीति में। ठीक है ना, इसीलिए भाईचारा बंद करके सिर्फ फायदा देखना चाहिए। भारत जो कर भी रहा है, ना वो अमेरिका के पक्ष में है, ना वो इजराइल के पक्ष में है, ना वो ईरान के पक्ष में, वो सिर्फ अपने पक्ष में है। रशिया से तेल सस्ता मिल रहा है, हम खरीदेंगे, तुम जितना बोलना है बोलो। ठीक है ना, हम ईरान के भी साथ हैं, इजराइल के भी साथ हैं, हमें तुम लोग से कोई मतलब नहीं। हाँ, हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे युद्ध गलत चीज है, दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। ओके। स्थानीय रक्षा उद्योग को बढ़ावा, मेक इन इंडिया, इसी का मेक इन इंडिया मतलब कि यूएसए हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, तो क्या है ना कि इन लोग के हथियार, जैसे कभी यूएसए हम लोग कोई अगर खरीद लिए सामान, हम लोग उससे अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो यूएसए रोक देगा कि हमारा हथियार आप पाकिस्तान में मत भेजिए। तो कहीं ना कहीं होता है, अगर स्वदेशी होता तो किसकी हिम्मत होती रोकने की, हम दागेंगे, चाहे जो जब ब्रह्मोस दागे नहीं अच्छे से, बिंदास दागे, अस्त्र मिसाइल कल मैंने पढ़ाया अच्छे से, उसका हमने व्यापार किया, कोई रोक टोक नहीं। तो स्वदेशी के रूप में थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, ये इसका सकारात्मक। ठीक है, अब आ जाइए भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। वही जो वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है वही भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन इसको एक भारत के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं एज अ मेंस के लिए। ठीक है ना, पेपर थर्ड सिक्योरिटी, मेंस पेपर थर्ड सिक्योरिटी, और पेपर सेकंड के इंटरनेशनल रिलेशन से भी इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए सकारात्मक प्रभाव में ऊर्जा आपूर्ति के नए अवसर, ऊर्जा आपूर्ति के, जैसे कि युद्ध की वजह से रशिया जो है, ये रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से रशिया हम लोग को सस्ता तेल ऑफर कर रहा है। हम लोग कहे कि ठीक है भाई, अच्छा ऑफर, लाओ खरीद लेते हैं, ले लिया, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हम खुद अब
बाइक से कम कम चलना शुरू कर दिए हैं, थोड़ा बहुत हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो एक कहीं ना कहीं एक ऊर्जा में की महंगाई की वजह से, इसकी वजह से लोग अपना दिनचर्या भी बदल रहे हैं कुछ ना कुछ, ये मैंने पर्सनल महसूस कर तो बता रहा हूँ, ठीक है। रक्षा और सामरिक सहयोग में वृद्धि हो गई है। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के साथ समझौते, अस्त्र का प्रदर्शन जो मैंने बोला, ठीक है ना, आयरन डोम का प्रदर्शन, ठीक है ना, S-400 का प्रदर्शन, ये सब प्रदर्शन हो रहा है तो इंडिया भी देख रहा है, वाह कितना सही है, हम भी खरीद लेते हैं। कल को अमेरिका, कल को चाइना आक्रमण करेगा, पाकिस्तान आक्रमण करेगा, तो हमारे पास भी आयरन डोम होना चाहिए, हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। तो हम लोगों ने 5 S-400 खरीदे भी हैं, तो वही चीज बता रहे हैं। कूटनीतिक महत्व में वृद्धि, देखिए भारत कूटनीतिक में बहुत ही आगे है। भारत का संबंध ईरान से भी अच्छा है, अमेरिका से भी अच्छा है और इसराइल से भी। देखिए अमेरिका से ईरान भारत का संबंध बहुत अच्छा है, सिर्फ पर्सनल ट्रंप को निकाल दिया जाए, ट्रंप महोदय इतना महत्वाकांक्षी नेता हैं, इनको अगर निकाल दिया जाए तो ठीक है। अगर इनको निकाल के वैसे यूएसए से हमारे संबंध अच्छे हैं, ठीक है ना, पर्सनली स्तर पर, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी हैं, इनको भाव दे नहीं रहे हम लोग, इस वजह से इनको जो है भारत से चिढ़े, वरना अमेरिका से हमारा संबंध अच्छा है। व्यापार और निवेश के अवसर, युद्ध हो रहा है, वहां से कंपनियां बाहर निकलेंगी, वहां पे इन्वेस्ट करने से बचेंगी, तो भारत कहेगा आइए मेरे यहाँ इन्वेस्ट करिए, देखिए मेरे यहाँ शांति है, ठीक है ना, ये हम लोग दिखा सकते हैं, तो उसके अवसर निकलेंगे। चाबहार पोर्ट, हाँ देखिए अब ईरान के नीचे टिप में हॉर्मूज के पास एक बंदरगाह चाबहार पोर्ट है, उसका डेवलप भारत कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं चाबहार पोर्ट पे। क्यों? क्योंकि इस समय ईरान के ऊपर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, और भारत अगर इन्वेस्ट करेगा ना तो एक लॉन्ग लास्टिंग ईरान से हम लोगों का सहयोग बढ़ेगा, ठीक है ना, कि विपरीत परिस्थिति में जो आपका साथ देता है वही आपका साथी होता है। तो चाबहार पोर्ट पे हम लोग इन्वेस्ट करके, पहले से हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, नया इन्वेस्ट नहीं करना है, उसी पे हम लोग चर्चा वर्चा करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, तो ईरान को लगेगा कि भारत हमारे पक्ष में है, तो ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की भूमिका, देखिए पाकिस्तान क्या है ना, पाकिस्तान जो मध्यस्थता कराया था सिर्फ चाटुकारिता के लिए कराया था। क्यों? देखिए ये बताइए, युद्ध जो हो रहा है किसके बीच हुआ? युद्ध हुआ ईरान और इजराइल के बीच, और समझौता किसके बीच करा रहा है? वो अमेरिका और ईरान के बीच। ये कोई समझौता होगा वो फेल तो होना ही होना था। मेन पार्टी तो भाई इजराइल है आपकी। जब तक इजराइल को आप सामने बैठा के समझौता नहीं कराएंगे तो वो फेल तो होना ही होना है। वहां से नेतन्याहू बोल रहे हैं कि हमें समझौता मंजूर नहीं, हम तो लेबनान में हम उनको मारेंगे, हिजबुल्लाह वालों को, हमास को मारेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे तो, ज्यादा उछलेंगे तो हम मारेंगे, ज्यादा ईरान करेगा ईरान को भी हम दबाएंगे। वो तो खुलेआम बोल रहे नेतन्याहू, क्योंकि मेन युद्ध तो उनके बीच हुआ है। अमेरिका तो खाली खींचा गया है, ठीक है ना। तो अमेरिका से समझौता कराया कोई मतलब नहीं। वही एस जयशंकर बोलने की हमको दलाल नहीं बनना है पाकिस्तान की, वी आर नॉट अ दलाल, ठीक है, मीडिएटर की तरह रहना। पाकिस्तान सिर्फ दलाली कर रहा है, उसे पाकिस्तान तो पहली बात तो इजराइल को देश मानता ही नहीं है, इसलिए वो अपने साथ इजराइल को बैठा ही नहीं सकता। अगर बैठा लेगा तो उसके देश में विद्रोह हो जाएगा कि भाई आपने इजराइल को बैठाया कैसे, जब आप इजराइल को देश नहीं मानते। क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि ये पासपोर्ट हर देश में चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इजराइल को छोड़कर, ठीक है ना। तो ये मुद्दा है वहां पे, इसलिए पाकिस्तान मध्यस्थता कोई मतलब नहीं, वो फेल होना ही होना था। मेन पार्टी को तो आप बाहर रखे हैं, तो कैसे होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि भारत ही ऐसा है जो वाकई में मध्यस्थता करा सकता है अच्छे से एक जगह बैठाकर, लेकिन भारत करना नहीं चाहता, क्योंकि भारत दलाल नहीं बनना चाहता। जब तक तीनों देश अच्छे से लगे नहीं, माने लगे कि हाँ भाई हो सकता है कुछ, तब हम निकल के आएंगे। ऐसा नहीं निकल के आएंगे, अपनी एक रेपुटेशन है भाई। पता लगा कल को मैंने संधि कराई, वहां जाके तुम लोग उड़ा दिए, एक दूसरे को मार दिए, हम तो बेवकूफ बन गए। ये नहीं करेगा भारत। और प्रवासी भारतीय की भूमिका का अवसर, देखिए प्रवासी भारतीय क्या है ना, थोड़ा स्किलफुल होते हैं, कुछ देश में आएंगे, यहां रोजगार करेंगे, थोड़ा अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना, ये होगा। अब नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि, ये है। ऊर्जा आपूर्ति के में व्यवधान का खतरा, जहाज निकल नहीं पा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, डिमांड बढ़ रही, सप्लाई हो नहीं रही, चिंता है ये, अब देख ही रहे। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का खतरा, यूएई, सऊदीया, इराक, सीरिया, इन सब देशों में भारत देश के लोग जाते हैं वर्क करने, एज अ प्रवासी वहां वर्क करते हैं। तो जब हमला हो रहा है ना, तो वो लोग भाग भाग कर भारत आ रहे हैं।
तो वो एक खतरा भारत सामने एक व्याप्त है। व्यापार में दिक्कत है, हम लोग ईरान से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, चाबहार पोर्ट हम लोग रख रहे हैं, उससे हम लोग सोचे थे कि हम लोग जाएंगे अफगानिस्तान तक जाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, अफगानिस्तान होते हुए उसी से हम लोग सेंट्रल एशिया जाएंगे, सेंट्रल एशिया से हम लोग रूस तक जाएंगे, एक पूरा हम लोग अशकाबाद समझौता किए थे। तो बहुत सही हम लोग का रूट बन रहा था, पर अमेरिका के आक्रमण से ये जो पूरा जो हम लोग का रोड मैप था पूरा धाराशाही है। सब वैश्विक आर्थिक अस्थिरता है, समझ में नहीं आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई ट्वीट करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, वो शनिवार की रात करते हैं ताकि मंडे को जैसे ही शेयर मार्केट खुले धड़ाम से गिर जाए। और शेयर मार्केट कितना देखिए फ्लक्चुएशन है, कितना फ्लक्चुएशन है इस वार की वजह से। तो वही वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। अस्थिरता है भाई, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ट्रंप कोई भी बयान देते हैं, उनको क्या, उनको तो टाको करने की आदत है। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। टाको का मतलब होता है कि अपने बात से पलटना, और यूएसए में फेमस है कि ट्रंप फेमस ही अपने टाको करने के लिए। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, टाको का फुल फॉर्म है अपनी बात से पलटना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं ना, आर्थिक संकट कोई बात का मतलब ही नहीं है ट्रंप का। इसी वजह से यह आर्थिक संकट और ये शेयर मार्केट में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आतंकवाद की समस्या, ठीक है, रक्षा और सुरक्षा के अतिरिक्त खर्च। देखिए अतिरिक्त खर्च तो बढ़ना ही बढ़ने हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी, ड्रोन, ये सब अभी इसी के चलते पाकिस्तान ने भी हमला किया। तो हम लोगों को पहले से सज्ज रहना, ये नहीं कि जब विपरीत जब युद्ध हो तब हम लोग को टेक्नोलॉजी, पहले से हम लोग को सज्ज रहना, लोगों को देखकर अध्ययन करके कि हाँ इस तरह से भी युद्ध हो रहा है, अच्छा इस तरीके से भी देश किसी को पीछे कर सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले से तैयार होना है, तो उसके लिए हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रक्षा क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ये है उसके नकारात्मक प्रभाव, ये है सकारात्मक प्रभाव। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आलोचनात्मक व्याख्या जहां करनी वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। आइए, विश्व को निम्नलिखित में से किन कदमों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, युद्ध विराम को प्राथमिकता देनी, पहली बात तो युद्ध विराम को प्राथमिकता देनी चाहिए। युद्ध तो बिल्कुल भी जरूरी, किसी भी तरीके से लाभप्रद नहीं है, लेकिन एक कहावत है ना, शांति के लिए भी युद्ध जरूरी है। तो ये शांति के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये अशांति के लिए युद्ध हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज है। कूटनीति और वार्ता को तवज्जो देनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, रे भाई संयुक्त राष्ट्र तो क्या बताएं, यूएन तो बिल्कुल अमेरिका का पपेट बन के बैठा है। यूएन को बनाया इसीलिए गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी ऐसी स्थिति ना पैदा होगी, वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति उत्पन्न हो। और उधर देखिए अमेरिका जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इधर यूएसए और ईरान में वॉर चल रहा है। मतलब कि दोनों मजबूत देश, रशिया भी युद्ध में ग्रस्त है, अमेरिका भी युद्ध में ग्रस्त है। ठीक है ना, तो एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है। इनके पास पीस कीपिंग फोर्स भी है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इनमें सुधार की जरूरत है। भारत लगातार मांग कर रहा है कि प्लीज इसमें सुधार करिए, हमको भी सुरक्षा परिषद में सीट दीजिए। परमाणु प्रसार रोकना, ठीक है, ईरान के परमाणु प्रसार को रोकने के लिए काम चल रहा है। ऊर्जा सुरक्षा की काम चल रहा है इसमें, ठीक है ना, कि हार्मोज को खोलो, अच्छे से इसमें सप्लाई बढ़े, ये चीज काम चल रहा है। ये चीज वर्ल्ड को करना चाहिए, विश्व को सामने आके बात करनी चाहिए। अब मानवीय सहायता देनी चाहिए और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब चीजें कुछ हैं जो एग्जाम में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत क्या प्रवास, भारत कूटनीतिक संवाद बढ़ा सकता है। वही मैंने बोला कि संबंध तीनों देश से अच्छे हैं, एक जगह बैठा के अच्छे से बात की, जब तीनों लोग चाहें तब मानवीय सहायता भेज सकता है। ये सब चीजें एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि एक एक लाइन में अगर लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो एग्जाम हम लोग के जो आंसर है वो अच्छे दिखेंगे। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना चाहिए, मतलब कि वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ देखना चाहिए भारत को। समुद्र सुरक्षा, ठीक है ना, इस पर वर्क करना चाहिए। अभी जो महासागर प्रोजेक्ट, महासागर विजन जो कल मैंने पढ़ाया था, ये इसी का समुद्री सुरक्षा का ही है। ठीक है ना, और ऊर्जा के लिए जो हम लोगों ने सोलर जो हमने स्थापित किया गुरुग्राम में, उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना, सोलर अलायंस, बहुपक्षीय मंचों का उपयोग, जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, अन्य मंचों पर युद्ध विराम के लिए बातचीत करनी चाहिए भारत को आगे बढ़ के। निष्कर्ष, अब आइए लास्ट में निष्कर्ष के ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए, अमेरिका इजराइल ईरान का संघर्ष केवल 3 देशों का युद्ध नहीं है, ये केवल 3 देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि इतिहास, धर्म, ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन में प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं एक
ईगो की टसल भी है, धार्मिक लड़ाई भी है, यहूदी और सिया मुस्लिम के बीच की लड़ाई भी है ये, ठीक है ना, ये धर्म की लड़ाई है, ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई है कि क्रूड ऑयल पे कंट्रोल करना चाहते हैं ट्रंप, ये ऊर्जा की भी लड़ाई है, ये परमाणु राजनीति है कि हम नहीं बनने देंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को देख ही रहे हैं, आए दिन धमकाता है। नॉर्थ कोरिया के बारे में ट्रंप कुछ नहीं कहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि असली दुश्मन उनका नॉर्थ कोरिया ही है, ना उनका रशिया है, ना उनका ईरान है। ईरान तो लगातार कहता है कि भैया मैं बातचीत करने को तैयार हूं, आओ बैठो, हम तो संधि किए थे बराक ओबामा, आप ही हट गए, हम थोड़ी ना हटे थे, हम तो पूरा फॉलो करते थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, वो तो आती थी हमारे यहाँ हमेशा चेक करने, हम तो नहीं बनाते थे, आप क्यों हटे पीछे। ये हो गया। अब भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना है। भारत को सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जरूरतों की पूर्ति करते रहना है, इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। ये लोग अपना लड़ेंगे, मैं मरेंगे, लेकिन भारत को अपना फायदा देखना है कि कहां से उसको सस्ता तेल मिल रहा है, कहां से उसको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है ना, कहां से क्या काम करने से रुपए मजबूत हो रहा है, ठीक है ना, और वैश्विक स्तर पर भारत की पहुंच अच्छी हो रही है, ठीक है ना, ये भारत को देखना सबसे पहले, उसके बाद कुछ और देखना है। ऊर्जा सुरक्षा को माने रखना है, अपने नागरिकों की सुरक्षा और शांति आधारित समाधान को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। देखिए भारत के पक्ष में सबसे अच्छा ये है कि युद्ध बंद हो जाए, अमेरिका भी शांत रहे, इजराइल भी शांत रहे और ईरान भी शांत रहे, क्योंकि ईरान से हम लोगों को चाबहार पोर्ट बनाना है, वहां से हम लोगों को सेंट्रल एशिया होते हुए पूरा व्यापार करना है यूरोप तक, आशकाबाद समझौता एक है, वो पूरा उनका पूरा एरिया है। इंडिया ये चाहता है ईरान से, और यूएसए एक मजबूत एलाई है, सॉरी देश है, एलाई नहीं है, हम लोग एक अच्छे दोस्त यूएसए। तो यूएसए से क्या है कि हम लोग की डिफेंस डील होती है, टेक्नोलॉजी के आधार पर डील होती है, तो वहां उसको शांत बैठना है, वहां से संबंध अच्छे करने हैं, लड़ाई में नहीं पड़ना है उनके साथ उनको। और इसराइल से हम लोगों का तकनीकी स्तर पे हम लोगों का उनसे बातचीत चल रही है, जैसे बराक मिसाइल हम लोग लिए हैं, ठीक है ना, समुद्री जल के शोधन के लिए हम लोगों ने उसे समझौता किया है, कृषि में तकनीक बढ़ाने के लिए इसराइल से समझौता हुआ है। तो इन तीनों देशों को शांत रहना पड़ेगा, भारत यही चाहता है। तो यही मेरा कहना है कि वर्तमान में जो भी स्थिति बनी हुई है, जो भी उसका फल है हम लोग को प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके बीज इतिहास में ही बो दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखे हम लोग वर्तमान को नहीं समझ सकते। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इस सेशन से आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब आगे इन दोनों देशों, तीनों देशों में जो भी युद्ध विराम, जो भी युद्ध हो रहा है, युद्ध विराम हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो भी बयानबाजी होगी, वो आप इस सेशन से समझ जाएंगे कि उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आयुष उपाध्याय साइनिंग ऑफ। थोड़ा